Hello and what's up, dear students and dear friends. How are you all? I hope you all are fine and doing very very well. Myself शमीम. आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का 7th चैप्टर जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट से वक्त ज़ाया करने के बगैर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ज़्यादातर लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके। नंबर सेकंड, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन काजेज केमिकल इफेक्ट्स। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी सॉल्यूशन में से तो उससे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। द थर्ड वन इज, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery। अगर हम करंट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से पास करें, जो कॉपर है वो डिपॉजिट होगा उस प्लेट पे जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, करंट पास करें, तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। D part is the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called। जब हम डिपॉजिट करते हैं एक लेयर मेटल की किसी दूसरी मेटल के ऊपर, किस चीज़ से बचने के लिए, कोरोजन से या रस्ट से बचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस डैश में आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Okay students, let's move to the next question. Question number 2. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? कहते हैं जब फ्री एंड्स टेस्टर के कहाँ डाले जाते हैं, किसी सोल्यूशन में डाले जाते हैं और मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होती है। आप इस रीज़न को एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सर्किट इज कंप्लीट एंड द सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। जो डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक नीडल की, इसका मतलब ये होता है कि सर्किट कंप्लीट है, पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, और सोल्यूशन जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि सोल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.5 मे काज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। आप 3 लिक्विड्स का नाम बताइए जिनको हम जब टेस्ट करेंगे इस तरीके से जैसे फिगर में नीचे दिखाया गया है, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। ऊपर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है और बैटरी के टर्मिनल्स इसके साथ कनेक्टेड है और नीचे इसको सोल्यूशन में डिप किया गया है। तो आपको 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जिनमें हम इसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है विनेगर, लेमन जूस एंड टैप वाटर। ये 3 ऐसे लिक्विड्स हैं जिनसे मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगी। ओके। Now the fourth question is, the bulb does not glow in the setup shown in figure 14.6. List the possible reasons, explain your answer. जो आप नीचे फिगर देख रहे हैं इसमें जो बल्ब लगा हुआ है ऊपर, ये ग्लो नहीं होगा, ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? आप इसके पॉसिबल रीजंस बताइए और अपना आंसर जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए आंसर में पहले आप फिगर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो आप आंसर, द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्यों नहीं ग्लो होगा? कुछ रीजंस हो सकते हैं। आप ये रीजन देखिए। पहला रीजन, द वायर्स इन द सर्किट मे बी लूजली कनेक्टेड। या तो तारें जो हैं, वायर्स जो हैं सर्किट में लूजली कनेक्टेड होंगी, वो अच्छी तरह से टाइटली कनेक्ट नहीं होंगी, करंट उनमें से अच्छे से पास नहीं हो रहा होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। नंबर सेकेंड, द बल्ब में बी फ्यूज्ड, या तो बल्ब जला होगा, फ्यूज्ड होगा, फ्यूज्ड मतलब जला होगा बल्ब। तो जब बल्ब जला होगा, सर्किट अगर कंप्लीट भी होगा तो तब भी बल्ब नहीं जलेगा। ओके। द थर्ड रीजन इज, द सेल्स में बी यूज्ड अप, या जो बैटरी ऊपर लगी हुई है या सेल्स जो भी हम लगाएंगे उधर, वो यूज्ड अप होंगी, मतलब वो ख़त्म हो गई होंगी। जब सेल्स ही ख़त्म हो गई होंगी तो फिर सर्किट चाहे कितना भी अच्छा हो, कंप्लीट हो, या फिर बल्ब कितना ही अच्छा हो, वो ग्लो नहीं होता है। ओके। द फोर्थ रीजन, द लिक्विड में बी एन इंसुलेटर, या जो आप नीचे लिक्विड देख रहे हो ये इंसुलेटर हो सकता है, मतलब ये कंडक्टर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। तो जब सर्किट ऊपर से कंप्लीट होगा और नीचे सोल्यूशन जो है वो नॉन कंडक्टिंग होगा तो तब भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप इन आंसर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत ही इजी वर्ड्स में है ताकि आप अच्छे से समझ सको, याद कर सको और अपनी कॉपी पे लिख सको। चलिए आगे चलते हैं।
The fifth question is, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. कहा जाता है एक टेस्टर को यूज़ किया जाता है कंडक्शन चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन दो लिक्विड से, जिसका एक लिक्विड का नाम लेबल्ड ए नाम रखा गया और दूसरे का नाम बी रखा गया है. इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी. और ये देखा गया जो टेस्टर ए में लिक्विड ए में जो टेस्टर लगाया गया है वहाँ का बल्ब जो अच्छे से ग्लो हो रहा है, और जो बल्ब टेस्टर बी में लगाया गया है लिक्विड बी में वहाँ पे बल्ब डिमली ग्लो हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ग्लो हो रहा है. यू वुड कंक्लूड दैट, आप ये बताओ कि ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी. क्या लिक्विड ए अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी से? लिक्विड बी इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड ए, या लिक्विड बी जो है अच्छा कंडक्टर है लिक्विड ए से? बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, क्या दोनों इक्वली कंडक्टिंग है, दोनों की कंडक्शन जो है सेम है? या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, लिक्विड ए और लिक्विड बी की, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते इस मैनर में. तो इसका आंसर आएगा, इसका पहला ही पार्ट है, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर लिक्विड ए वाला बल्ब जो है वो अच्छे से ग्लो हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड ए जो है वो अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी से. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या साफ पानी, प्योर पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए? इसका आंसर नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले ये कि प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसमें से करंट पास नहीं होता है. बट व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? साल्ट ऐड करना है, ठीक है, ताकि इम्प्योर हो जाए और उसके बाद फिर ये कंडक्टिंग बन जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेज दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू दिस. कहते हैं अगर कहीं पे आग लगी हो, जो फायरमैन हैं, जो आग बुझाने वाले हैं, वो सबसे पहले वाटर होजेज को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करते हैं, उस एरिया की जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाईज हैं उनको बंद कर देते हैं. आप ये बताओ कि वो ऐसा क्यों करते हैं? आंसर, द वाटर यूज्ड इन द वाटर होजेज इज़ नॉट प्योर वाटर एंड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो पानी वो यूज़ करते हैं, जो वाटर होजेज से वो पानी यूज़ करते हैं, वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है और वो कंडक्टिंग होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. सो द फायरमैन शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिफोर स्प्रेइंग वाटर टू सेव देमसेल्व्स एंड अदर पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन. तो इसीलिए फायरमैन जो है वो पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है उसको बंद करते हैं, शट ऑफ करते हैं, और फिर पानी डालते हैं खुद को और दूसरे लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट लगने से बचाने के लिए. 8th क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर. एक बच्चा जो है जो कोस्टल रीजन में रहता है वो कोस्टल रीजन का पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो उसको टेस्ट करता है और सी वाटर को भी टेस्ट करता है, ठीक है. मतलब जो साफ़ पानी है पीने का पानी उसको भी टेस्ट करता है, और जो समंदर का पानी है खारा पानी जो है उसको भी टेस्टर से टेस्ट करता है. ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर. कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? कहते उसने ये देखा कि जो सी वाटर है उसको टेस्ट करते टाइम जो कंपास की नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है. क्या आप इस आंसर को, इस रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो? आंसर इज द सी वाटर कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर. सिंपल सा फंडा है कि जो सी वाटर है, समंदर का पानी होता है, उसमें ज़्यादा साल्ट्स होते हैं किसके कंपैरिजन में? ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में. हैंस इसलिए द सी वाटर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and it produces a stronger magnetic field in the wire and hence deflects the compass needle more. तो सी वाटर जो है बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ज़्यादा पास होती है और उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वायर के अंदर, उससे ज़्यादा कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है. 9th क्वेश्चन इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रैपियर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन. कहा जाता है कि क्या ये एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ़ होगा अगर वो किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ को संभालता है बाहर लेके? कब? तब जब ज़्यादा बारिश हो रही हो. आंसर, नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रैपियर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर. इट कैन काज इलेक्ट्रोक्यूशन एज वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है
किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को बाहर लेके ठीक करना। क्यों? वो भी बारिश में। बारिश का क्या होता है, बारिश में जब बारिश होती है तो उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो उसमें मिल जाती हैं और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है पानी, तो इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बंदा मर भी सकता है, शॉक लग सकता है, इसलिए ये सेफ नहीं है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर। क्या कहा जाता है कि पहेली ने सुना था रेन वाटर अच्छा होता है, वैसा ही अच्छा होता है जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कुछ रेन वाटर कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया एक साफ ग्लास टम्बलर में, और उसको टेस्ट करने के लिए चली गई टेस्टर से। टू हर सरप्राइज, उसको ये देख के हैरानगी हुई, शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। उसने देखा कि कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। व्हाट कुड बी द रीजंस? रीज़न क्या हो सकता है, आप ये बताइए। आंसर, रेन वाटर is pure water which is an insulator, but it gets mixed with air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides and form acidic solution। तो यही फंडा जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि रेन वाटर तो प्योर वाटर होता है, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बट क्या होता है, जब वो बारिश गिर रही होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होते हैं, बहुत सारे प्लूटेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, तो इनके साथ जब बारिश मिलती है तो एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। सो द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, और इसीलिए कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है। 11th क्वेश्चन, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आप उन ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना लीजिए जिन ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पिछले वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। एक मेटल की जो कोटिंग है वो दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करनी, ताकि वो जंग लगने से बच सके। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स, टैप्स, रिम्स ऑफ साइकिल्स, शॉवर्स, द हैंडल बार्स ऑफ साइकिल्स एंड बाइक्स, गैस बर्नर, टिन कैंस, मेटेलिक अलमीराज, बकल्स ऑफ बेल्ट्स एट्सट्रा। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई होती है, ताकि जंग लगने से ये सारी चीज़ें बच सके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, द प्रोसेस दैट यू सा इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। आपने जो प्रोसेस देखी एक्टिविटी 14.7 में, वो किस लिए यूज़ की जाती है? कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes। एक थिन प्लेट यानी कि एक पतली सी प्लेट प्योर कॉपर की और एक मोटी रॉड इम्प्योर कॉपर की, ये यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट। और क्या किया गया था उस एक्टिविटी में, आपने ये लेसन में पढ़ा होगा कि कॉपर जो इम्प्योर रॉड से कॉपर उठता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? वो जो थिन कॉपर प्लेट होती है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, ठीक है, रॉड से उठ के प्लेट पे जाता है। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स तो दो हैं, एक इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, थिक रॉड का, और प्योर कॉपर का थिन प्लेट का। कौन सा इलेक्ट्रोड हमें अटैच करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ, प्लस वाले एंड के साथ, कौन सा अटैच करना है और क्यों करना है? इसका आंसर, द थिक rod of impure copper plate is to be attached to the positive terminal of the battery because when electric current is passed through the copper sulfate solution it gets dissociated into copper and sulfate। हाँ, हमें थिक रॉड जो इम्प्योर कॉपर प्लेट की है वही अटैच करनी है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से, ये डिसोसिएट कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है कॉपर को और सल्फेट को। द फ्री कॉपर बीइंग पॉजिटिवली चार्जड gets drawn to the negative terminal of the battery and gets deposited on it। और जो फ्री कॉपर होता है, यानी कि अब इसमें सल्फेट साथ में नहीं होता है, कॉपर होता है, ये पॉजिटिवली चार्जड होता है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है? ये चूंकि पॉजिटिव चार्जड होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ चला जाता है, बैटरी के नेगेटिव वाले साइड के साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अनलाइक चार्जेज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये खुद पॉजिटिव होता है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो जाता है। On the other hand, the loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod which is attached to the positive terminal of the battery। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कॉपर लॉस होता है सॉल्यूशन में, वो रीगेन हो जाता है फिर इम्प्योर कॉपर रॉड से जो अटैच की गई होती है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हर एक क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से और अपनी नोटबुक पे भी लिखा होगा।
आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि हमें भी पता चले कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हाँ, लास्ट में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी हुई है, आप